नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, पिछली क्लास के हमने पोलिनेशन के बारे में, किस प्रकार से पोलिनेशन होता है, उसके एजेंट्स क्या क्या हैं, उन सभी की हमने बातें की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं। भी हमने जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसके दो पार्ट कर लिए हैं। एक तो गैमीटोजेनेसिस कर लिया और एक गैमीटोजेनेसिस के अंदर गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है और गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा, यानी परागकणों का स्थानांतरण कैसे होगा, जिसे हम परागण बोलते हैं, पोलिनेशन। ये दोनों बातें हमने कर ली। आज जो हम बात करेंगे वो है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो पार्ट है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर आपको याद है तो। जो रिप्रोडक्शन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंदर हमने बात की थी गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर यानी युग्मक निर्माण हमने देख लिया किस प्रकार से होता है, युग्मक निर्माण। और उसके बाद हमने देख लिया परागण यानी पोलिनेशन, भी युग्मक का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, यानी निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होंगी। तो बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, जो हमारा पार्ट है फर्टिलाइजेशन। ये परिभाषा बच्चों कई बार पूछी जा चुकी है अभी। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपसे द्वारा भी वो पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भी, समान जाति के युग्मकों में संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन सेम स्पीसीज। ये सेम स्पीसीज होना जरूरी है भी, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो वो निषेचन होगा ही नहीं। तो निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की आपसे परिभाषा पूछे, यानी हम बात करें पौधों के रिगार्डिंग, हम बात करें प्लांट्स के रिगार्डिंग, तो प्लांट्स के अंदर आपको पता है पोलन ग्रेन, ठीक है, परागकण का किसके साथ संलयन, अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, परागकण के जो न्यूक्लियस है, जर्म न्यूक्लियस यानी जननिक केंद्रक जो है, जननिक केंद्रक और अंड कोशिका यानी एग सेल के बीच में जो फ्यूजन होगा उसको हम निषेचन बोलेंगे। और जैसे कि मनुष्य की अगर हम बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। तो ये पौधों के अंदर किस प्रकार से होगा, तो पिछली क्लास में हमने देखा था, देखो ये इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी थी ओव्यूल की, ठीक है, ओव्यूल की इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। अब ये ओव्यूल जो है, इसके अंदर आपको पता है एक तो एग सेल होगी, उसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं होंगी, बीच में सेंट्रल सेल होंगी, ठीक है, और 2 चलाजा कोशिकाएं होंगी, इस प्रकार से यहाँ पे ये संरचना है। तो हमें इस एग सेल के तक जर्म न्यूक्लियस को पहुंचाना है, और हमने देखा था भी इस प्रकार से परागकण जो है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ये संरचना थी, ये हमने पढ़ ली थी। पोलन ग्रेन के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये दोनों, ये रिप्रोडक्टिव सेल है, इसकी कौन सी सेल है, रिप्रोडक्टिव, और ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव यानी कायिक कोशिका। अब बच्चों
ये जैसे यहां पे आएगा तो ये वेजिटेटिव सेल जो है ये पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी इस प्रकार से। और ये पोलन ट्यूब बनाएगी किसकी मदद से? ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की मदद, ये जो इस कलर का मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये धीरे धीरे पोलन ट्यूब बनाता बनाता अंत में जाता जाता नष्ट हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। कौन सा? ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये क्या हो जाएगा? पराग नलिका बनाकर नष्ट हो जाएगा, degenerated after formation of pollen tube। तो इसका काम समाप्त हो गया। अब क्या है, पीछे पीछे ये ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, जनन करने वाले, निषेचित होने वाले न्यूक्लियस है। ये दोनों ही जाएंगे, जैसे जैसे ट्यूब बन रही है उस प्रकार से ये दोनों ही आगे जाएंगे। अब बच्चों इसमें से क्या होगा? एक तो इसके साथ निषेचित हो जाएगा, किसके साथ? अंड कोशिका से। और एक न्यूक्लियस जो है किसके साथ? जो ये सेंट्रल सेल है इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो निषेचन कितने, निषेचन दो जगह हुआ। निषेचन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों दो जगह हुआ। कौन कौन सी जगह? एक तो एग सेल प्लस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस या जनन केंद्र, और पहला, और सेकंड जो है वो है सेंट्रल सेल प्लस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, क्योंकि दो थे हमारे पास, दो थे तो दो निषेचन हुए। ये होता है मुख्य, मेन, और ये होता है सेकेंडरी, द्वितीयक। दो प्रकार के निषेचन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक तो मुख्य और ये प्राथमिक या सेकेंडरी। अब इसके ये जो है ना, ये तो मेन है, ये तो बनाएगा भ्रूण। क्या बनाएगा? भ्रूण यानी एम्ब्रियो। और ये जो है ये बनाएगा भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। तो दो निषेचन हो रहे हैं बच्चों, दो निषेचन हो रहे हैं। इसीलिए इस जो हमने शुरू से ही बात की थी भी, एंजियोस्पर्म है, पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या दोहरा निषेचन पाया जाता है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियस थे और इन दोनों ने ही निषेचन कर लिया। और ये जो न्यूक्लियस था तीसरा, जो काइक न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, उसने सिर्फ क्या बनाई? पोलन ट्यूब बनाई और उसका काम समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोहरा निषेचन पाया जाता है। किसमें? ये विशेषता है एंजियोस्पर्म की। तो यहां पे हम लिखते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी, फर्टिलाइजेशन जेट के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन की दो जगह निषेचन हुआ जिसमें मैंने अभी आपको बताया, और साथ में त्रिसल्यन भी हुआ। त्रिसल्यन यानी ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ? किसमें हुआ? केंद्रीय कोशिका में पहले ही कितने दो केंद्रक थे भी? दो केंद्रक थे, और इसके साथ एक रिप्रोडक्टिव जनन केंद्रक और आ गया भी, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस यानी जनन केंद्र और आ गया, जनन केंद्रक। इसके अंदर दो ध्रुवीय केंद्रक तो थे ही, पोलर न्यूक्लियाई थे, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल के अंदर जो
न्यूक्लियस थे उनको पोलर न्यूक्लियस या ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, और एक न्यूक्लियस ये आ गया तो ये तीनों एक साथ हो गए, तो एक सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस हो गए, जिसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन। तो भैया ये दोनों जो है, ये दोनों विशेषताएं एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती हैं भी, एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है भी, इनके डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? दोहरे निषेचन की खोज जो है, दोहरे निषेचन की खोज नवास ने की थी भाई, नवास ने की थी। डबल fertilization was discovered by नवास्चीन। ठीक है, ये भी याद रख लेना भी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है इस बार। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा और देख लेना। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन में तो हमने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा हो सकता है मौका मिले ना मिले, हम भूल जाएं, परंतु ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है भी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है भी, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन मैंने आपको बता ही दिया भी, ट्रिपल फ्यूजन जो है वो पोलर न्यूक्लियाई और एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस दोनों मिल जाएंगे तो 3 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये दोनों बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं। अब क्या होगा इसके बाद? क्या होता है? इसके बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एक तो भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या कहते हैं? भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण किस प्रकार बनेगा, क्या क्या परिवर्तन आएंगे? भ्रूण जो बनेगा भैया अंड कोशिका से बनेगा। किससे बनेगा? अंड कोशिका से। एग सेल जो है उससे भ्रूण बनेगा, पर कब बनेगा? निषेचन के बाद। निषेचन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा। किस प्रकार से बनेगा? देखो, जैसे ये सेल बन गई, अब डिप्लॉइड होगी ना, 2 न्यूक्लियस आगे डिप्लॉइड होगी, द्विगुणित कोशिका, एक द्विगुणित डिप्लॉइड सेल। अब इसमें विभाजन प्रारंभ होगा, 2 बन जाएंगी, 2 से 3, इस प्रकार से एक सप्रेसर सेल बन जाएगी, इसमें विभाजन होता रहेगा। ठीक है, एक सप्रेसर सेल बन जाएगी, निलंबक कोशिका बोलते हैं भी, निलंबक कोशिका। अब इनके ऊपर वाली कोशिकाओं में इस प्रकार से विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बहुत सारी कोशिकाएं इसमें बन जाएगी। ठीक है, इसकी इस बाह्य त्वचा को हम बोलते हैं डर्मेटोजन। क्या बोलते हैं? डर्मेटोजन। इसके बाद बच्चों ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर में बदलने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर। अगर ये द्विबीजपत्री है तो, कौन सा? द्विबीजपत्री है तो, डाइकोट है तो, फिर धीरे धीरे इस प्रकार की संरचनाएं बच्चों बन जाएंगी, डाइकोटिलिडन। इस प्रकार से भ्रूण का संरचना बन जाएगी, और इसके अंदर एक तो होगा रेडिकल
यानी मूलांकुर जिससे मूल बनेगी, और एक होगा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल जिसे शीर्षांकुर बोलते हैं, जिससे शीर्ष बनेगा। अगर एक बीजपत्री है तो डायरेक्ट इस प्रकार की ही संरचना बनेगी, ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर मोनोकोट है तो बस कुछ नहीं, जिस प्रकार से मनुष्य के भ्रूण का निर्माण होता है, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, उसी प्रकार इनमें बनती हैं। बस इसमें ये अभी ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनाने पड़ते, वो 3 जर्म्स लेयर नहीं होती, पर ये इस प्रकार से विभाजन करती रहती हैं। और फिर ये या डाइकोट है तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, मोनोकोट है तो सिंगल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आगे चलते हैं, और क्या क्या परिवर्तन आएंगे निषेचन के बाद। भ्रूण बन गया, अब देखो निषेचन के बाद कौन सी चीज किसमें बदलेगी। निषेचन के बाद, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजांड की। बीजांड यानी ओव्यूल। बीजांड बच्चों बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। किसमें? सीड में बदल जाएगा। 2 प्रकार के बीज बन सकते हैं, एक तो भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी एल्ब्यूमिनस, एक अभ्रूणपोषी एक्स एल्बुमिनस। यानी भ्रूणपोषी वो होंगे जिनमें भ्रूण शेष रह जाता है, भी भ्रूणपोष शेष रह जाता है, सॉरी, भ्रूणपोष शेष, एंडोस्पर्म रिमेन, एंडोस्पर्म बच जाए, ऐसा सीड। और एक ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म यूज्ड हो जाता है भी, ठीक है, एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म के ये भी मैं आपको बता दूंगा, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड, ठीक है, भ्रूणपोष पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है। तो ये है भ्रूणपोषी है। और ये जिनमें भ्रूणपोष बचा रह जाता है, जैसे मक्का, अरण इत्यादि, मेज इत्यादि, भाई आपको पता ही है, खाते ही आपको पता चला जाएगा भी इसके अंदर कुछ है, लिक्विड टाइप एंडोस्पर्म है। ऐसे जिनमें भ्रूणपोष यूज हो जाता है, तो जैसे कि मटर, चना इत्यादि, ठीक है, ये अभ्रूणपोषी होते हैं, इनका भ्रूणपोष कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, बीज किससे बनेंगे? बीजांड से बनेंगे। सीड जो है ओव्यूल से बनेंगे, और सीड के 2 कोट भी होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना भी, सीड के टेस्टा एंड टैगमन, टेस्टा एंड टैगमन, ये 2 जो हैं ये बीज के आवरण होते हैं। क्या होते हैं? बीज के आवरण। और ये बीज का आवरण जो है, बीजावरण जिसको बोलते हैं, सीड कोट, बीजावरण, सीड कोट बच्चों जिसको बोलते हैं, ये किससे बनता है पता है? इंटेग्यूमेंट से। किससे? इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण, अध्यावरण से बीजावरण का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, इधर का एरो लगाएंगे हम। इंटेग्यूमेंट जो है निषेचन के बाद किस में बदल जाएगा? सीड कोट में बदल जाएगा भी। अध्यावरण जो है वो बीजावरण में बदल जाएगा। जो सीड कोट है वो किससे बनता है? इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल के अंदर देखा है ना हमने, बाह्य संरचना इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स देखी थी, यहाँ पे हमने लिखा था ये इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं अध्यावरण, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निषेचन के बाद
सीड कोट में, किसमें, सीड कोट में या बीजावरण में कन्वर्ट हो जाएगा भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पर ये भी किसके बाद, निषेचन के बाद। ये चीज कभी मत भूलना, निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अब बात करते हैं, अभी बात कर रहे हैं हम, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक जो थे, पोलर न्यूक्लियाई जो थे, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो थे, इनके साथ जब एक और न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, जिसने निषेचन किया, एक और केंद्रक आ गया जो ट्रिपल फ्यूजन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसल्यन, त्रिसल्यन का जो उदाहरण है। अब ये किस में बदलेगा निषेचन के बाद, किस में बदलेगा अभी, निषेचन के बाद ये बदलेगा बच्चों एंडोस्पर्म में। किस में बदलेगा, ये एंडोस्पर्म में बदलेगा भी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में बदलता है। अब ये भ्रूणपोष क्या चीज है भाई, ये भ्रूणपोष क्या चीज है, इसको देखते हैं। एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, ये फूड लेडेन टिश्यूज होते हैं भी। ये भोजन भोजन युक्त उत्तक हैं, भोजन युक्त युक्तक है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं भी, भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रख लेना। और इसका निर्माण किससे होता है, ट्रिपल फ्यूजन के कारण। फॉर्मेशन किसके बाद, फॉर्मेशन किसके बाद, ट्रिपल फ्यूजन के कारण, ट्रिपल फ्यूजन यानी इसका निर्माण का कारण क्या है, त्रिसल्यन है बच्चों, क्या भी, त्रिसल्यन है। तो ये भी ध्यान रख लेना, यानी त्रिसल्यन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो भ्रूण का परिवर्धन करते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट। और अगर उस सीड ने, उस एम्ब्रियो ने कंप्लीट इस एंडोस्पर्म का यूज कर लिया है तो वो एक्स एल्ब्यूमिनस अभ्रूणपोषी सीड है। अगर ये भ्रूणपोष ने पोषण प्रदान कर दिया फिर भी ये बचा रह जाए जिनमें, वो भ्रूणपोषी होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं। तो मुझे लगता है अब ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके क्लियर हो रही होंगी। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की हम बात करें भी, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म यानी एंडोस्पर्म के प्रकार, भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार का होता है भी। एक तो केंद्रकीय, न्यूक्लियर, एक होता है जी कोशिकीय यानी सेल्यूलर, और एक होता है हेलोबियल। इसको हेलोबियल ही बोलते हैं। अब इन तीनों में अंतर क्या है, केंद्रकीय का मतलब क्या है भाई, पहले केंद्रक बनते हैं, फिर कोशिका भित्ति बनती है, सेल वॉल
generates after nuclear division। यानी पहले बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे बच्चों, पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद इनके मध्य सेल वॉल बनने लगेगी। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल बनने लगेगी। तो इस टाइप का एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, और 56% तक पौधों में यही पाया जाता है भी। अगर आप बात करेंगे कोकोनट की, ठीक है, नारियल का जो पानी है, नारियल पानी कोकोनट जो वाटर है वो भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। बड़ा ही देखो, उसमें हम डॉक्टर रिकमेंड करता है पानी उस पीना चाहिए, उसमें एनर्जी होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, सारा कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उसने भ्रूण का निर्माण करना है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, तो उसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए। और ये हमारे लिए एक वरदान ही है भी, नारियल पानी जो है वो एक एंडोस्पर्म है, इसलिए वो बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, बहुत ही अच्छा पोषक खाद्य पदार्थ है। कोशिकीय में क्या है भी, केंद्रक विभाजन के साथ ही सेल वॉल बनने लगती है, कोशिका भित्ति बनती है। सेल वॉल generates along with nuclear division, यानी सेल वॉल और न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो दोनों एक साथ ही चलते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो भ्रूणपोष होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, वो सेलुलर होते हैं। हेलोबियल्स होते हैं भी, ये मिक्स है किसका, दोनों का ही। आधा तो ये न्यूक्लियर होता है यानी केंद्रीय, और साथ में ये सेलुलर भी इसमें होता है, केंद्रीय प्लस कोशिकीय। तो ये दोनों का अगर मिक्स रूप है तो वो हेलोबियल है। अगर सेल वॉल साथ साथ बन रही है न्यूक्लियस के तो वो सेलुलर है। अगर पहले केंद्रक बन रहे हैं बाद में सेल वॉल बन रही है तो वो न्यूक्लियर है या केंद्रीय प्रकार का एंडोस्पर्म है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या होगा, और क्या क्या परिवर्तन आएंगे। इंटेग्यूमेंट की हमने बात कर ही ली। ठीक है, बीजांडकाय जो है, बीजांडकाय यानी न्यूसेलस जो है ये अपहासित हो जाते हैं भी, डीजनरेटेड हो जाते हैं। बीज व्रंत में बदल जाएगा। मेन बात ये है, अंडाशय जो है, ओवेरी जो है निषेचन के बाद फल में विकसित हो जाएगी भी, फ्रूट में। किस में विकसित हो जाएगी? फ्रूट में विकसित हो जाएगी। निषेचन के बाद ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बीजांड तो बीज बन जाता है भी, ओव्यूल जो है वो किस में बदल जाएगा? सीड में यानी बीज में। और अंडाशय जो है वो किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मतलब चेंजेस है। ये दोनों में से आपसे पूछ सकता है, सीड किससे बनते हैं? बीजांड से। फ्रूट किससे बनते हैं? अंडाशय से। और अगर आपसे पूछ ले टेस्टा टेगमन बीज आवरण किससे बनता है? तो इंटेग्यूमेंट से। सीड कोड जो है वो अध्यावरण से बनता है। अगर बीजांडकाय से पूछे तो अपहासित हो जाता है। सिनर्जिड सेल पूछे, साइकोशिकाय, साइकोशिका, सिनर्जिड सेल, तो ये भी अपहासित, डीजनरेट हो जाते हैं,
डीजनरेटेड। ठीक है, आपसे पूछ ले चलाजा कोशिकाएं, निभागी, इनको निभागी भी बोलते हैं, निभागी, ये भी डीजनरेटेड, अपहासित। आपसे पूछ ले सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। केंद्रीय कोशिका किस में बदल जाएगी बच्चों? भ्रूणपोष में। किस में बदल जाएगी? भ्रूणपोष में, यानी एंडोस्पर्म में। तो ये चेंजेस आएंगे आफ्टर निषेचन। तो ये तीनों इवेंट्स हमने पढ़ लिए अभी, और इन तीनों इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा, और आपको इस चैप्टर को जब तक आपको समझ नहीं आए 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहना है, ये अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है बच्चों कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।